हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनपीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बिहार बोर्ड के कक्षा 12 का जो 2025 में एग्ज़ाम्स होना है उसमें हम इतिहास से टॉप 50 एमसीक्यू लेकर के आए हैं। यानी 50 ऐसे मॉडल प्रश्नों को लाए हैं जो इस साल पूछे जाने के सबसे अधिक चांस है। तो आइए बिना देर किए हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थित विशाल स्नानागार है इसका अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त मिला है। जी हाँ, इसका जो सही उत्तर होगा वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। पहले प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानागार की प्राप्ति हुई है वह मोहनजोदड़ो से हुई है। मोहनजोदड़ो जिसका अर्थ जो है मृतकों का टीला है और यह जगह जो है आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। यानी जो नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग, कांस्य युग, इसमें से हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता के रूप में जानी जाती है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर डी के हड़प्पा सभ्यता को जो है कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में जाना जाता है। दूसरे क्वेश्चन का सबसे सही जवाब ऑप्शन नंबर डी के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि कालीबंगन कहाँ स्थित है। जी हाँ, कालीबंगन जो जगह है यह किस जगह पर यानी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर है काले रंग की चूड़िया कालीबंगन का अर्थ है ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर हो जाएगा कि यह भारत के राजस्थान राज्य में स्थित हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक है कालीबंगन जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है अगला हमारे स्क्रीन पर कि चौथा नंबर सवाल है कि सिंधु घाटी निवासियों में निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान उन्हें नहीं था। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे उन्हें इनमें से किस धातु का ज्ञान नहीं था। सोना, चांदी, लोहा, तांबा में से जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो सोना से अपरिचित थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर जो कि सिंधु घाटी के बाद का जो शासनकाल शुरू होता है जिसमें से प्रमुख जो 16 महाजनपद हुए हैं उनमें से एक सबसे प्रमुख महाजनपद था मगध महाजनपद। थोड़ा सा हम बच्चों डिटेल्स में लेकर के चलते हैं इसको। तो एक जो प्रमुख महाजनपद था 16वें महाजनपद में, उसमें सबसे प्रमुख महाजनपद कौन था तो मगध महाजनपद था जिसकी राजधानी कहाँ थी तो पहली राजधानी राजगिरी हुई, फिर उसकी राजधानी स्थानांतरित होकर के पाटलिपुत्रा में स्थापित की गई, उसके बाद फिर वैशाली हुई, फिर अंत में पाटलिपुत्रा हुई। तो मगध साम्राज्य में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नंद वंश के राजा को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन हो गए चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो गया। और मौर्य वंश की स्थापना करने में चंद्रगुप्त मौर्य का साथ किन्होंने दिया था तो वह थे कौन कौटिल्य ने दिया था जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर छठा है कि अशोक किस वंश का शासक था। तो अशोक जो है यह मगध साम्राज्य के मौर्य वंश का ही शासक रहे हैं। मौर्य वंश में जो मौर्य वंश के संस्थापक हुए चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद मौर्य वंश के शासक बने बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक, यानी बिंदुसार के बाद अशोक का शासनकाल आया। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है हमारे स्क्रीन पर सातवां कि किस शासक को प्रियदर्शी या देव नाम प्रिय, इसका अर्थ क्या होता है देव नाम प्रिय या प्रियदर्शी के नाम से किस शासक को जाना गया था। तो इस सातवां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा कि प्रियदर्शी देवनाम प्रिय जो है यह अशोक महान को जाना गया था। अशोक जो शासक हुए हैं इनका शासनकाल बहुत लंबा चला है और ये पहले आजीवक संप्रदाय के मानने वाले थे। बाद में इनके शासनकाल में कलिंग का युद्ध हुआ और कलिंग के युद्ध के पश्चात इन्होंने जो है ये इसको त्याग दिया था युद्ध की नीति को और साम्राज्य विस्तार के लिए धर्म की नीति अपनाया। और अशोक ऐसे शासक हुए जो धर्म का बहुत प्रसार किए,
तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किए। तीसरी बौद्ध संगीति का जो है अशोक के ही संरक्षण में पूरा ये आयोजन हुआ और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ तक कि अपनी बेटी और बेटा को भी श्रीलंका भेजे थे। तो उनके बेटे का नाम था महेंद्र और बेटी का नाम था संघमित्रा। दोनों को आपने जो है श्रीलंका भेजे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है 8वां के प्रयाग प्रशस्ति की रचना इनमें से किनके द्वारा की गई है। जी हाँ, तो प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कालिदास, बाणभट्ट, हरिसेन या फिर पतंजलि हैं। तो इस 8वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना की गई है यह हरिसेन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 है हमारे स्क्रीन पर कि गंगा पुत्र इनमें से गंगा पुत्र के नाम से किन्हें जाना जाता है। जी हाँ, इसका 9वां नंबर प्रश्न का सबसे सही जवाब क्या होगा। तो गंगा पुत्र के नाम से भीष्म को जाना जाता है, यानी इसका भी 9वां नंबर प्रश्न का भी ऑप्शन नंबर सी सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है 10वां हमारे स्क्रीन पर कि महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक चली थी। जी हाँ, महाभारत की लड़ाई कुल कितने दिनों तक चली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो महाभारत की जो टोटल लड़ाई थी यह कुल मिलाकर के जो चली है यह 18 दिन। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर सवाल है कि महावीर का जन्म स्थान कहाँ है। जी, महावीर जिनके बचपन का नाम वर्धमान है, स्वामी महावीर जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए हैं। इससे पहले जैन धर्म के प्रमुख 23 तीर्थंकर थे और स्वामी महावीर जो है ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए हैं। आपका जो जन्म स्थान है वह कुंडग्राम है। ऑप्शन नंबर ये सी सही जवाब हो जाएगा। वैशाली जिला में पड़ता है जन्म स्थान। और यहाँ पर जो है लुम्बिनी भी ऑप्शन में है, जहाँ महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है, लुम्बिनी, जो कि नेपाल में स्थित है। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ताकि कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। हम ऐसे टॉप प्रश्न को लेकर के आए जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। प्रश्न है कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है। जी हाँ, तो स्तूप का जो संबंध है यह मुख्यतः किस धर्म से है। तो इसका संबंध मुख्यतः जो है बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर बी 12वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर के रूप क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी के रूप में सबसे सही जवाब जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है कि बादशाहनामा किसने लिखा था। जी, बादशाहनामा यह आ गया आपको मध्यकालीन भारत से संबंधित प्रश्न है कि बादशाहनामा किनके द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कि अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा जो है बादशाहनामा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो भारत में जनरली ये माना जाता है कि मुगल शासन जो है 1526 ईस्वी में जब पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ, इनके बीच बाबर और इब्राहिम लोदी, जो कि दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के अंतिम शासक हुए, इब्राहिम लोदी। तो भारत में 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा मुगल शासन की स्थापना की गई, नींव रखी गई थी। और वहां से लेकर के ऐसा माना जाता है कि 1857 तक, हालांकि 1707 में बीच में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात मुगल शासन कमज़ोर हो गया और मुगल का प्रमुख केंद्रीय वैसा प्रभाव नहीं रहा जो 1526 से 1707 के बीच तक रहा था। लेकिन 1707 से 1857 ईस्वी तक मुख्य रूप से माना जाता है मुगल सम्राट का शासन। और ये शासन अंतिम शासक जो हुए हैं बहादुर शाह द्वितीय, या उन्हीं को बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। यहाँ से एक और प्रश्न बनेंगे कि 1857 की जब क्रांति हुई तो दिल्ली में जब नेतृत्व करते हुए लोगों ने मेरठ से दिल्ली पहुंचा तो अपना बादशाह जो है बहादुर शाह जफर को बनाया। और बहादुर शाह जफर को जो है इसी वजह से अंग्रेज़ों ने क्या किया कि कैद करके रंगून भेज दिया था, काला पानी की सज़ा दिया था और फिर वहीं इनकी मृत्यु हो गई। इनके 2 पुत्र थे, उन्हें भी जो है कत्ल करके और वहाँ भेज दिया गया था और रंगून में ही इनकी मृत्यु हो गई। इसीलिए और बहादुर शाह जफर जो थे वो एक शायर भी थे, तो उन्होंने शेर में कहा था कि कितना है बदनसीब जफर कफन के लिए और 2 गज जमी भी ना मिली कोई यार में, यानी जिस देश में हमने रहे पले बढ़े वहाँ दफन के लिए हमें 2 गज जगह भी नहीं मिल पाई। ये
मुगल सम्राट अंतिम बहादुर शाह जफर का शेर था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप अपना एक लाइक इस वीडियो को दीजिए और साथ ही साथ आप इसे दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे और आप इस वीडियो के जरिए अगला वीडियो आपको चाहते हैं तो चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप अपनी तैयारी मुकम्मल कीजिए। 15वां नंबर सवाल है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो अभी हम पिछले सवाल में आपको बताए हैं कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है 1526 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी, बाबर विजयी रहे और उसी के बाद जो है लोदी वंश का शासन समाप्त हुआ और भारत में मुगल शासन की स्थापना हुई। तो ये भी सवाल बन सकता है कि भारत में मुगल शासन की स्थापना किस युद्ध के पश्चात हुई। तो वह पानीपत का प्रथम युद्ध है जो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 है हमारे स्क्रीन पर कि विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन थे। जी हाँ, विजयनगर साम्राज्य के 16वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक हुए हैं कृष्णदेव राय, राजा कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब है। हमसे पहले अगर आप कर पा रहे हैं तो कमेंट करके उत्तर जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 है कि हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे। जी, हरिहर और बुक्का इनमें से किस वंश के शासक हुए हैं। तो ये संगम वंश के शासक रहे हैं हरिहर एवं बुक्का, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए सबसे सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 है कि विजयनगर की यात्रा पर आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन थे। विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आने वाले जो प्रथम विदेशी यात्री के रूप में जाने जाते हैं निकालो कोंटी। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही जवाब है। सवाल नंबर 19 है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जाना जाता है। इनका जो दरगाह है यह है राजस्थान के अजमेर ज़िले में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है, राजस्थान के अजमेर ज़िले में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है। जी, इनमें से कबीर हैं, नानक जी हैं, रैदास हैं या फिर मीरा है, इनमें से किनका जन्म स्थान तलवंडी में है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी के गुरु नानक का जो ये है जिन्होंने सिख संप्रदाय की स्थापना किए हैं, तो गुरु नानक का जो जन्म स्थान है वह तलवंडी, ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब है। सवाल नंबर 21 है कि कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में स्थित है, कुतुब मीनार की निर्माण किसने किया था। जी, कुतुब मीनार का निर्माण जो है यह जब 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई उसके पश्चात जो दिल्ली सल्तनत का पहला शासन वंश गुजरा है वह था गुलाम वंश या ममलूक वंश के नाम से जाना जाता था। तो गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है कुतुब मीनार की निर्माण का कार्य शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 है कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित किए गए हैं। बीजक में जो उपदेश संग्रहित हुआ है वह इनमें से किसके उपदेश जो है संग्रहित है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि कबीर जी का जो उपदेश है वह बीजक में संग्रहित यानी इकट्ठा करके रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23 है कि किताबुर रहला जो है यह किसकी यात्रा वृतांत है, यानी कौन से विदेशी यात्री जो भारत आए और उन्होंने किताबुर रहला या रहला सिर्फ रहला के नाम से जो किताब लिखी है तो ये किनकी है। तो यह लिखी गई किताब जो है यह इब्ने बतूता की है जो कि ये कहाँ का मोरक्को का निवासी था इब्ने बतूता। ऑप्शन नंबर इसका सी सबसे सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24 है कि अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था। अल-बरूनी जब भारत आए तो इन्होंने जो है ये एक किताब लिखा है जिसका नाम है तहकीकाते हिंद या भारत की खोज के नाम से भी हिंदी में जानते हैं तहकीकाते हिंद, ये फारसी में इन्होंने किताब लिखा था। 24वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब कि अल-बरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत की यात्रा पर आए थे। इन्होंने भारत का पूरा भ्रमण किया था। महमूद गजनवी जो है ऐसे शासक ये है कि जो 17 बार इन्होंने सफल आक्रमण किया भारत पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर सवाल नंबर 25 कि इब्ने बतूता
किस देश का यात्री है? जी हाँ, तो इब्न बतूता जो है या अभी हम पिछले प्रश्न में आपको बताए हैं कि यह मोरक्को के यात्री हैं। ऑप्शन नंबर डी 25वां नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है मोरक्को के यात्री हैं कौन? इब्न बतूता। हम 50 ऐसे टॉप प्रश्न लाए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप अब तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आधा प्रश्नों तक पहुंच गए हैं, फिर आगे हम देखते हैं अगले प्रश्नों को। उससे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक अपना जरूर कीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल 26वां है हमारे स्क्रीन पर कि हुमायूं नामा किसने लिखा था? जी हाँ, 26वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो हुमायूं नामा जो लिखा है वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है हुमायूं नामा। ऑप्शन नंबर इसका सी सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27 है हमारे स्क्रीन पर कि कोल विद्रोह कब हुआ था? जी, कोल विद्रोह जो है 1825, 28, 31 या फिर 1835 ईस्वी में हुआ है। तो इस प्रश्न का 27वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा कि कोल विद्रोह जो है यह 1831 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका सी सबसे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 28 है कि संथाल विद्रोह के नेता मुख्य रूप से कौन थे? जी, इनमें से कौन जो है यह मुख्य रूप से संथाल विद्रोह के नेता के रूप में जाने जाएंगे? तो 28वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब होगा यह है ऑप्शन नंबर ए कि सिद्धू और कान्हू जो है यह संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर 29वां नंबर प्रश्न है कि अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने कब लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था यह 1793। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा कि 1793 में अस्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस महोदय के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 30 है कि फ्रांसिस बुकनान यात्री था। फ्रांसिस बुकनान कहाँ का यात्री था? तो इस 30वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब है फ्रांसिस बुकनान कौन था? तो फ्रांसिस बुकनान जो है वह एक मुख्य रूप से इतिहासकार गुजरे हैं। ऑप्शन सी इसका सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 31 है कि दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ? जी, 31वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया, कब नियुक्त किया गया? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है कि 1875 ईस्वी में दक्कन दंगा आयोग की नियुक्ति हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल हमारे स्क्रीन पर है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो हम सभी जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई को जो है उनके जन्म स्थान से भी जाना जाता है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है। अर्थात आपका जो जन्म स्थान है वो झांसी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। और एक और प्रश्न बनता है कि 1857 की क्रांति का जब विद्रोह हुआ तो उस वक्त झांसी से नेतृत्व किसने किया? यह रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से नेतृत्व किया? तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने उस क्रांति का नेतृत्व किया था, तो इसलिए उसको याद रखना आवश्यक बनता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 33 है हमारे स्क्रीन पर कि 1857 की विद्रोह का बिहार में नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 में अब चूंकि बिहार से नेतृत्व पूछा जा रहा है तो ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि वीर कुंवर सिंह जो कि आरा जिला के जगदीशपुर गांव के रहने वाले थे, इन्होंने बिहार से जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया है। हालांकि अगर ये मुख्य रूप से पूछा जाए कि बिहार में कहाँ से, तो ये बिहार में आरा जिला से जो है नेतृत्व किए हैं, इसको हम लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 34 है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो जी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल समाप्त हुआ था और उसके बाद जो शासनकाल आया था वो लॉर्ड कैनिंग महोदय का आया था। उन्हीं के समय में जो है 1857 ईस्वी का प्रमुख विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा कि लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में जो है ये हुआ था। और 1857 के क्रांति का जो तत्कालीन कारण के रूप में मुख्य बात जाने जाता है वह वही चर्बी वाला राइफल, एनफील्ड राइफल, जिसको चर्बी वाला कारतूस के रूप में जो है जाना जाता था, कि उससे ये था कि भारतीय सिपाहियों ने इसलिए विद्रोह किया, सिपाही विद्रोह के नाम से भी ये जाना जाता है, क्योंकि ये भ्रम फैला था कि जो कारतूस को दांत से खोलना पड़ता है वह गाय और सूअर की चर्बी से निर्मित है, जिसमें गाय हिंदुओं के लिए पवित्र पशु, वहीं सूअर जो है मुसलमानों के लिए हराम जानवर था।
तो इस पर सारे जो ये थे भारतीय सिपाही थे उन्होंने विद्रोह किए थे। सबसे पहले विद्रोही जो थे वो मंगल पांडे थे, जो बैरकपुर छावनी से विद्रोह किए थे, और इस प्रकार ये विद्रोह पूरे देश स्तर पर चला, जिसको सिपाही विद्रोह के नाम से जाना गया। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि वास्को डी गामा भारत कब आया। वास्को डी गामा जो है यह एक पुर्तगाल का रहने वाला था, जो कि या आधुनिक जो है जिसमें ये यूरोपीय महादेश में पुर्तगाल राष्ट्र है, तो वहाँ का रहने वाला था कौन, ये वास्को डी गामा। ये भारत आया था, और भारत में इन्होंने जो है कब पहुँचे थे, तो इसका जो सही जवाब है ये भारत पहुँचे थे मई 1498 ईस्वी में। कहाँ गए, तो ये जो वहाँ के केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुँचे थे कौन, वास्को डी गामा। कहाँ पहुँचे थे, केरल के कालीकट बंदरगाह पर, और फिर वहाँ से जो है केरल के राजा जेमोरिन के पास इनको ले जाया गया। जेमोरिन ने इनका खूब स्वागत किया। चलते वक्त इन्हें जो मसाला दिया वो यूरोपीय बाजार में 60 गुने दामों पर बिका, और इस प्रकार से जो है वहाँ से यूरोप से व्यापार के लिए लोग जो है भारत आना शुरू कर दिए, और वहाँ से फिर जाकर के 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और इंग्लैंड में, और फिर इंग्लैंड से जो है लोग आना शुरू किए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में जो रेलवे की शुरुआत है वह 1853 ईस्वी में हुआ। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। किनका शासनकाल था, याद रखिएगा, प्रश्न कहीं से भी बने छूटना नहीं चाहिए हम लोगों का। तो लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था, और यह जो है 1853 में कहाँ से कहाँ तक चला था, तो मुंबई से थाने के बीच जो है रेलगाड़ी का परिचालन किया गया था 1853 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसे नेक्स्ट प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि गांधी जी चंपारण कब गए थे। जी, तो गांधी जी भारत आए ही हैं 1915 ईस्वी में। कब आए हैं गांधी जी भारत, तो भारत आए हैं गांधी जी 1915 ईस्वी में, और उसके बाद जो है 1916 में ये यहाँ जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ये हो रहा था उसमें उपस्थित थे, तथा 1816 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, तथा कांग्रेस के जो दो अन्य गुटों में टूट गया था 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो दो नरम दल और गरम दल में टूट गए थे, उन दोनों के बीच भी आपस में लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, उसमें भी गांधी जी मौजूद थे। और वहीं बिहार से जाकर के राजकुमार शुक्ल, किन्होंने, राजकुमार शुक्ल ने जो है कहा था कि आप बिहार आइए, यहाँ तिनकठिया प्रथा चल रहा था, यानी बिहार के किसानों को जो है 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में हर हाल में नील की खेती करनी पड़ती थी, जिससे भूमि बंजर हो रहे थे। तो नील के खेती के विरुद्ध या फिर तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध गांधी जी जो है अपना पहला सत्याग्रह चंपारण से 1917 में शुरू किए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि खेरा किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, खेरा जो है ये 38वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि यह गुजरात राज्य में स्थित है। गांधी जी के जो 3 प्रमुख ये थे सत्याग्रह, उसमें से चंपारण सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह, और तीसरा था अहमदाबाद के मिल मालिकों के विरुद्ध, यानी 3 सफल सत्याग्रह में से 2 गुजरात में हुआ और 1 बिहार में हुआ था। पहला सत्याग्रह बिहार से हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है 39वां नंबर सवाल है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जी हाँ, तो ये जलियांवाला बाग से पहले आया था रॉलेट एक्ट कानून, जिसके तहत जो है नो वकील, नो अपील, नो दलील, यानी शक के बुनियाद पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था और मुकदमा चलाया जा सकता था। इसी को लेकर के और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी हुई थी, और इसी सब को लेकर के जो है वैसाखी का दिन था, अर्थात वैसाखी का ये त्यौहार लोग मना रहे थे। कहाँ, अमृतसर के जलियांवाला बाग में। और जनरल ओ डायर ने जो है जब खबर मिली तो सेना को ला करके चारों तरफ से गोलियां चलवा दी, और ये सबसे बड़ा भारतीय के इतिहास में सबसे बड़ा नरसंहार के रूप में जाना जाता है। यह 39 का ए हो जाएगा कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना सामने आई, और इसी के बाद जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ये शुरू हुआ क्या चीज़, तो असहयोग आंदोलन जो है इसी के पश्चात शुरू हुआ था। सवाल 40 है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा
40वां नंबर प्रश्न का वह है ऑप्शन नंबर बी कि 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। 1928 में साइमन कमीशन जो है यह मुंबई पहुंचा था। साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगा और उसके पश्चात 1930 के आसपास जो है साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया और उसी में जो है उसके बाद मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत आया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 31 है कि सर की उपाधि इनमें से 41वां नंबर प्रश्न है कि सर की उपाधि किन्होंने वापस किया। तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को आई तो उस वक्त जो है लोगों ने इतने मतलब भारत के इतिहास का उस वक्त का सबसे बड़ा नरसंहार था। तो अंग्रेजों के द्वारा जो दी गई उपाधियां थी वो सब लौटा रहे थे। गांधी जी जो है केसरे हिंद की उपाधि को लौटा दिए थे। गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दिया गया था कब? 1914 से 18 के बीच जो पहला विश्व युद्ध चल रहा था उसमें गांधी जी ने जो है अंग्रेजों ने कहा था कि अगर हम विजयी रहे, मित्र राष्ट्र अगर विजयी रहा तो भारत को स्वतंत्र कर देंगे। तो इसी को लेकर के जो है अंग्रेजों की इसी बात को लेकर के गांधी जी साथ दिए थे कि हमें उसके बाद स्वतंत्रता मिल जाएगी। हालांकि स्वतंत्रता मिला नहीं और साथ देने की वजह से जो है गांधी जी को ये केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। तो ये उपाधि भी गांधी जी ने अपना केसरे हिंद की उपाधि लौटा दिए। और ये रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने हमारा राष्ट्रगान लिखा है जन गण मन अधिनायक जय है, इन्होंने भी अपना उपाधि सर नाइट की उपाधि लौटा दी थी। तो याद रखिएगा हम इस प्रकार से आपके प्रश्नों का डिस्कशन करके बताएंगे ताकि इससे रिलेटेड प्रश्न जो भी बनेंगे आपसे वह प्रश्न गारंटी है कि परीक्षा में नहीं छूटेंगे और आपके अच्छे मार्क्स बनेंगे। दोस्तों अब अंतिम के 9 प्रश्न रह गए हैं। हम आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए। प्रश्न 42 है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हुए हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब है। सवाल है अगला कि भारत छोड़ो आंदोलन कब चला? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह मुख्य रूप से कब चला था? 8 या 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त जो है गांधी जी को कैद करके आगा खां पैलेस में रखा गया था। उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 44 है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो सही जवाब है कि बंगाल विभाजन की जो घोषणा है लॉर्ड कर्जन महोदय के द्वारा, किनके द्वारा? लॉर्ड कर्जन महोदय के द्वारा 1905 ईस्वी में बंगाल को 2 हिस्सों में बांटा गया था, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। और पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत बिहार उड़ीसा के क्षेत्र आए थे। पूर्वी बंगाल जो वर्तमान में बांग्लादेश है, पूर्वी बंगाल के अंतर्गत वही बांग्लादेश और असम के क्षेत्र थे। उन्होंने अपने प्रशासनिक ये का बताते हुए बंटवारा किया, जिसके बाद जो है पूरे देश स्तर पे स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके बाद बंगाल विभाजन के पश्चात। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 45 है कि कैबिनेट मिशन कब भारत आया? तो कैबिनेट मिशन का जो भारत आगमन है यह 1946 में हुआ है, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका सी सबसे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की जो स्थापना है यह एओ हुयूम के द्वारा, किनके द्वारा? एलन ऑक्टेवियन हुयूम, एओ हुयूम के नाम से जाना जाता है, एलन ऑक्टेवियन हुयूम के द्वारा मुंबई के तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, कब? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को क्या हुआ? तो इसकी स्थापना हुई, किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। कब? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। और प्रथम अध्यक्षता किए थे WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। और ये कौन थे? उसके संस्थापक या सचिव कौन थे? एओ हुयूम, एलन ऑक्टेवियन हुयूम थे। और उस वक्त जो भारत में शासन में जो ये था वो था लॉर्ड डफरिन, यहाँ के जो है ये गवर्नर थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि भारत का विभाजन किस योजना का परिणाम है? तो भारत का जो विभाजन 2 अलग अलग डोमिनियन स्टेट में हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में, यह कैबिनेट मिशन योजना का परिणाम था। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 48 के संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का जान लीजिए कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसमें जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया।
फिर उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और फिर उसके बाद जो है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के संबोधन के पश्चात ये संविधान निर्माण की कार्यवाही शुरू हुई। उसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति बनाया गया था 7 सदस्यों का, उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही जवाब है। सवाल नंबर 49 है कि भारत किस वर्ष गणतंत्र बना। तो भारत जो स्वतंत्र हुआ 1947 में और गणतंत्र बना है 1950 में। 26 जनवरी 1950 को जो हम लोग का गणतंत्र दिवस है, उसी दिन भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। हालांकि संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को ही बन करके तैयार हो गया था, इसीलिए हम लोग हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और उसके बाद इसको लागू किया गया था 26 जनवरी को, इसलिए क्योंकि 1930 में 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वाधीनता दिवस ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर झंडा फहराकर ये 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया था। उसी के उपलक्ष्य में वही दिन याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। सवाल अंतिम 50वां है कि भारत का संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार हम लोग 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर लिए। अब हम लोग मिलेंगे अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।